हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गवर्नेंस के अंतर्गत जन नियंत्रण को समझेंगे कि जन नियंत्रण कैसे होता है ना। जन नियंत्रण के द्वारा तो जनता दबाव समूह की तरह भी कार्य करती है ना, अप्रत्यक्ष रूप में, है ना। और जनता वोट डाल के भी दबाव बनाती है, मतलब जब जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो वो सरकार बनाएंगे, तो जनता अपनी मनपसंद के जनप्रतिनिधियों को चुनेगी। ठीक है। लोक संप्रभुता के 4P सिद्धांत होते हैं ना, जिसे 4P बोलते हैं, जिसके अंतर्गत प्रेयर, प्रार्थना जिसे कहते हैं, पिटीशन, दूसरा पिटीशन जिसे याचिका कहते हैं, तीसरा परसुएशन जिसे समझाना कहते हैं, चौथा पीसफुल प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण विरोध। ठीक है। अक्रिय संघर्ष होता है जिसके अंतर्गत बहिष्कार कर सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, धरना, प्रदर्शन। चुनाव में मताधिकार का प्रयोग मीडिया के द्वारा, है ना, सिविल सोसाइटी के द्वारा। ठीक। आजकल तो देखो पहल, इनिशिएटिव, राइट टू रिकॉल जैसे सिस्टम, नोटा का प्रभाव, नकारात्मक वोट जैसे नोटा कहते हैं ना, नन ऑफ द अबव। जन नियंत्रण के उपकरण जैसे जैसे विस्तारित होते जाते हैं, लोकतंत्र का भी विस्तार होता जाता है। इन उपकरणों से हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताओं को धारण कर सकते हैं और जन नियंत्रण को प्रभावी बना सकते हैं। लेकिन जन नियंत्रण की कुछ सीमाएं भी होती है, जैसे भारत में जन नियंत्रण के उपकरण जनता को प्रदान नहीं किए गए हैं। जन नियंत्रण के उपलब्ध विकल्प जैसे चुनाव, नोटा है ना, अप्रभावी सिद्ध हुए। नोटा कैसे अप्रभावी सिद्ध हो रहा है? नोटा में अभी वर्तमान में प्रावधान किया है कि जैसे मान लो कि नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, तब भी वहाँ पे चुनाव स्थगित नहीं होगा। सबसे नोटा के बाद जिसको भी मत प्राप्त होगा, मान लो कि 100 वोट पड़े, ठीक है, और 99 वोट नोटा को मिले और एक वोट किसी अन्य व्यक्ति को मिला, तो वो एक व्यक्ति जीता हुआ माना जाएगा, है ना। सिर्फ नोटा विरोध का यहाँ पे प्रतीक रहेगा, तो इसलिए एक तरीके से ये कम प्रभावी माना जा रहा है ना। मीडिया की समस्या है ना, पीठ पत्रकारिता या मीडिया का बाइज्ड होना भी समस्या बना हुआ है। जन जागरूकता और सशक्तिकरण का अभाव, है ना, जन जागरूकता नहीं है लोगों में। ठीक है। जन नियंत्रण को प्रभावी बनाने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, तो उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सिटीजन चार्टर, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, है ना, और शासन में पारदर्शिता, है ना। तो अब हम यहाँ से देखते हैं सिटीजन चार्टर, है ना, नागरिक घोषणा पत्र। तो इसकी हम संकल्पना देखेंगे, इसकी आवश्यकता या महत्व क्या है इसको जानेंगे, इसकी पृष्ठभूमि या विकास कैसे हुआ उसको जानेंगे, विशेषताएं या गुण देखेंगे, भारत में सिटीजन चार्टर का विकास कितना हुआ है इसको जानेंगे, तथा सीमाएं और इसका प्रभावी उपाय क्या हो सकता है इसको जानेंगे। सिटीजन चार्टर की अवधारणा लोक और निजी संगठनों को पारदर्शी, जवाबदेह और जन उन्मुखी बनाने से जुड़ी है। इसका मूल दर्शन महात्मा गांधी के निम्न शब्दों में छुपा है। क्या महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? शासन के द्वारा, महात्मा गांधी जी ने सिटीजन चार्टर या सुशासन के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था, शासन के द्वार पर आया हर नागरिक भगवान के समान है, वो शासित होकर एहसान कर रहा है, हम शासन करके नहीं, उससे हमारा अस्तित्व है, हमसे उसका नहीं। तो ये बहुत, ये ऐसे में भी लिखी जा सकती है ये लाइन्स, है ना। ठीक। ब्रिटेन में कैडबरी समिति ने सिटीजन चार्टर को परिभाषित करते हुए कहा, सिटीजन चार्टर ग्राहक अधिकारों का दस्तावेज है जो सेवा प्रदाताओं की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है और पूरा न होने की स्थिति में शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करता है। इसका महत्व क्या है? ग्राहक सेवा प्रदाता संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए, है ना, ग्राहक सेवा प्रदाता संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए, उपभोक्ता जागरूकता और सशक्तिकरण के लिए, सांगठनिक क्षमता को विस्तार के लिए, प्रतिस्पर्धा परिवेश में बढ़त लेने के लिए, सेवा गुणवत्ता और मूल्य को प्रभावी बनाने के लिए, संवेदनशील और जन उन्मुखी प्रशासन की ओर जाने के लिए, जन सशक्तिकरण के यंत्र के रूप में, कुल गुणात्मक प्रबंधन से जोड़ने के लिए, स्मार्ट गवर्नेंस को लाने के लिए, है ना, और ता लाने के लिए, ता मतलब पारदर्शिता, है ना, अनामिता, ये वाले जो मैं पहले बताया था उस तरह से। पृष्ठभूमि का विकास कैसे हुआ सिटीजन चार्टर के?
सिटीजन चार्टर की अवधारणा 1970 के दशक में मार्गरेट थैचर द्वारा लाई गई, जब उन्होंने सरकारी विभागों को जवाबदेह बनाने का प्रयास किया। 1980 के दशक में पश्चिम अवधारणा सरकारी घाटे से जूझती नजर आती है और इनसे बाहर लाने के लिए रेनरिज्म, है ना, ड्रिक रेनर जिसे बोलते हैं, थेजरिज्म नामक आंदोलन चलाए गए। ये 3E के सिद्धांत 3E के लिए लाया गया था। 3E मैं आपको बता चुका हूँ पहले, आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए 3E का क्या तात्पर्य है। 1988 मतलब फुल फॉर्म क्या है 3E का, है ना, 3E का। 1988 में ब्रिटेन में नेक्स्ट स्टेप प्रोग्राम को लाया गया और इसे आधार बनाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने चार्टर मार्क योजना शुरू की, है ना। चार्टर मार्क के फादर मतलब जनक कौन है, मतलब सिटीजन चार्टर के फादर कौन है, चार्टर मार्क, है ना। फादर ऑफ सिटीजन चार्टर किसे कहते हैं, चार्टर मार्क को कहते हैं। सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा। इस आधार पर उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने चार्टर मार्क योजना शुरू की। मतलब जॉन मेजर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चार्टर मार्क योजना शुरू की, है ना। तो जॉन मेजर को क्या कहेंगे हम, फादर ऑफ सिटीजन चार्टर। 1981 में ब्रिटिश सरकार ने सभी विभागों में सिटीजन चार्टर लाने का आदेश दिया गया ताकि उनके प्रदर्शन की जांच की जा सके और सर्वाधिक प्रभावी तरीके से सिटीजन चार्टर को लागू करने पर चार्टर मार्क अवार्ड की घोषणा की गई। 1990 के उत्तरार्ध में प्रशासनिक जवाबदेहिता का विचार भी विस्तारित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के विद्वान ब्रूस स्टोन ने प्रशासनिक जवाबदेहिता के 5 आयाम बताए। कौन कौन से बताए, संसदीय जवाबदेहिता, प्रबंधकीय जवाबदेहिता, न्यायिक जवाबदेहिता, बाजार जवाबदेहिता और निर्वाचन जवाबदेहिता। जवाबदेहिता की अवधारणा के विस्तार से दक्ष सेवा प्रदायगी की ओर दबाव बढ़ा और सिटीजन चार्टर का विस्तार हुआ। भारत में भी सिटीजन चार्टर का विचार इसी दौर में लोकप्रिय हुआ। 1996 में मुख्य सचिवों के सम्मेलन और 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इसकी रूपरेखा बनी। सम्मेलन का शीर्षक था कारगर और जिम्मेदार प्रशासन हेतु एजेंडा। इन सम्मेलनों में सिटीजन चार्टर पर एक्शन प्लान तैयार किया और सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया गया कि वे सिटीजन चार्टर की ओर बढ़े। प्रारंभ में उन विभागों पर ध्यान दिया गया जहां जनसंपर्क की संभावना ज़्यादा है, जैसे रेलवे, संचार, पीडीएस, लेकिन बाद में सभी विभागों पर इसका विस्तार किया गया। इन सिटीजन चार्टर को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक सुधार विभाग को दी गई और 2002 में इस विभाग ने एक वेबसाइट लॉन्च की जो www.goicharter.nic.in थी या बनाई। 2011 में सिटीजन चार्टर को कानून रूप देने के प्रयास शुरू किए गए और सिटीजन चार्टर बिल को संसद में पेश किया गया। इस बिल में महत्वपूर्ण केंद्रीय सेवाओं जैसे पेंशन, पासपोर्ट, प्रमाण पत्र इत्यादि से जुड़ी कानूनी बाध्यताएं लानी थी, लेकिन यह बिल 2013 में लैप्स हो गया और केंद्र के स्तर पर लोक सेवा गारंटी का विचार लागू नहीं हो सका। लेकिन कई राज्यों ने लोक सेवा गारंटी कानून पारित किए हैं और राज्य स्तरीय सेवाओं के संदर्भ में कानूनी बाध्यताओं को स्वीकार किया गया है। अब सिटीजन चार्टर की विशेषताएं क्या क्या है? विद्वानों के अनुसार एक आदर्श सिटीजन चार्टर में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या? सेवा की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए, सेवा की गुणवत्ता और मूल्य का उल्लेख होना चाहिए, सेवा से जुड़ी समयबद्धता होनी चाहिए, सेवा विकल्पों का उल्लेख होना चाहिए, चार्टर परामर्श होना चाहिए व्यापक स्तर पर, प्रभावी प्रकाशन होना चाहिए, स्पष्ट शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार बदलाव होना चाहिए, पारदर्शिता और स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए, नवाचार से जुड़ाव होना चाहिए, है ना। इन विशेषताओं के साथ बनाए गए सिटीजन चार्टर तभी प्रभावी हो सकते हैं जब उन्हें प्रभावी निष्पादन मूल्यांकन तंत्र के साथ जोड़ा जाए और इन चार्टरों से शिष्ट और सहयोगीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए।
ठीक है। अब प्रशासनिक पारदर्शिता क्या होती है? प्रशासन में पारदर्शिता के तत्वों का समावेशन करना प्रशासनिक पारदर्शिता कहलाती है। जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सूचना प्रबंध तकनीक, आईटी का प्रयोग करना, है ना, ई गवर्नेंस का प्रयोग करना, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का प्रयोग करना। प्रशासनिक पारदर्शिता को लाने के लिए आवश्यक है कि सिर्फ सूचनाओं के प्रकटीकरण पर ध्यान न दिया जाए, अपितु संगठन को सूचना प्रबंध प्रणाली से जोड़ा जाए। वर्तमान प्रशासन में पारदर्शिता की आवश्यकता निम्न कारणों से महसूस की जा रही है। क्या क्यों की जा रही है? क्योंकि प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, भाई भतीजावाद बढ़ गया है, लाल फीताशाही बढ़ गई। ठीक है। तो इन सब के अब हम इन सब के उपाय को क्या करना होगा? जन सशक्तिकरण करना होगा, एक सूचित समाज का निर्माण करना होगा, प्रशासनिक कार्य संस्कृति में बदलाव लाना होगा, मनोवृत्ति में परिवर्तन करना होगा, आरटीआई को प्रभावी बनाना होगा। आरटीआई में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है। इन सब का सीमाएं क्या है? वर्कलोड ज़्यादा है, फियर रहता है, रिस्क टेकिंग नहीं करना चाहते हैं कोई, यथास्थितिवादी हो गया है शासन, लक्ष्य विस्थापन की समस्या है, मनोबल कम हो रहा है। बाधाएं क्या क्या है?